अरे बसंती, ये कैसा लड़का तुमने चूज कर लिया? ये तो तुम्हें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कितना बड़ा अल्फा मेल है, एक नंबर का मिसोजिनिस्ट है। तुम्हें ये सिखा रहा है कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब देखो, गब्बर कितना अच्छा आदमी था। बेचारे को दबाया गया, कुचला गया, और वो किसका विरोध कर रहा था? ठाकुर का। ये एक अपर कास्ट डोमिनेटिंग लोग होते हैं, दबा के रखते हैं। क्या गलत किया गब्बर ने? बिल्कुल अच्छा काम किया। अब बताओ, शोले जैसी फिल्म, एक ही तो उसमें माइनॉरिटी करेक्टर था, रहीम चाचा, उसको भी अंधा कर दिया इन लोगों ने। जिसको इन्हें विलेन बनाना चाहिए, यानी जय वीरू को, उसको तो इन्होंने हीरो बना रखा है। और जो इतना नेक काम कर रहा है, यानी गब्बर, उसको इन्होंने विलेन बना दिया है। कितनी गलत बात है। हे राम। राम? अरे राम तो ना बहुत ही बुरे व्यक्ति थे। ओ सॉरी, व्यक्ति, अरे वो तो राम तो भगवान थे। लेकिन उन्होंने कितना गलत काम किया बताओ। एक युद्ध लड़ा, उसमें कितने वानर सेना थी उनकी और कितने वानर मारे गए। उन्हें बंदरों की कोई परवाह नहीं थी। भगवान राम तो एनिमल राइट्स को जानते ही नहीं थे। उनकी वजह से कितने एनिमल्स का वध किया गया। और तो और भगवान राम की वजह से बाबरी मस्जिद भी गिर गई, बताओ। अब भगवान राम तो खुद ही कितने बड़े मिसोजिनिस्ट थे। अपनी बीवी को जंगल ले गए। उनके पिता ने कितने अरमान सजाए होंगे कि मेरी राजकुमारी ये जाके रानी बनेगी शादी के बाद। भगवान राम तो बहुत बड़े मिसोजिनिस्ट थे भाई। और ये हनुमान जी की क्या बात करते हो? इन्होंने तो पूरी संजीवनी बूटी के लिए हिमालय को उठा लिया। इन्हें क्या इन्वायरमेंट इकोलॉजी की चिंता नहीं थी? अरे क्लाइमेट चेंज बताओ आ गया है आज हनुमान जी की वजह से। अब ये भगवान राम, बताओ, ये तो आर्यन इन्वेडर थे, और एक बेचारा वो रावण, उसका सब इन्होंने जाके तहस नहस कर दिया। एक्चुअली ना, भगवान राम को तो कॉलोनियल कहा जाना चाहिए। जैसे अंग्रेजों ने इंडिया पे राज किया ना, इंडिया पे अटैक करके, उसी तरीके से भगवान राम ने भी लंका पे अटैक किया था। उनका माइंडसेट था ना, अंग्रेजों ने जैसे इंडिया पे कॉलोनी जमाई, वैसे ही भगवान राम रावण की लंका पे कॉलोनी जमाना चाहते थे। आज देखो, श्रीलंका की सारी इकोनॉमी डूब गई भगवान राम की वजह से। आजकल ना इस तरीके का नैरेटिव आपको खूब देखने को मिल जाएगा, जहां पे इंसान लॉजिक को यूज नहीं करता है, बस एक चीज को यूज करता है, और वो होता है विक्टिम कार्ड। किस तरीके से वो एक फॉल्स नैरेटिव को जन्म दे और किस तरीके से एक सही चीज को गलत प्रूफ करने की कोशिश करे। और इसके पीछे ना मुझे बहुत गुस्सा भी आती है, और कभी कभार ना बहुत दया भी आती है। गुस्सा आती है लॉर्ड मैकुले पे। अब लॉर्ड मैकुले के बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है और दया आती है ऐसे लोगों पे जो विक्टिम हो चुके हैं फॉल्स नैरेटिव के। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो गुलामी की मानसिकता थी ना, वो आज भी हमारे अंदर बनी हुई है। हमारे देश में बाजरा से लेके ज्वार, गेहूं खूब पैदा होता है। हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं और इतना फर्टाइल सॉइल है कि हमें कभी भी खाने की कमी नहीं हुई है। लेकिन हम उस अनाज को त्याग के मैदा की सड़ी हुई रोटियां खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिज़्ज़ा, वो भी 400-500 रुपए खर्च करके, जिसमें कि 10-10 किलो गेहूं का आटा आ जाए। अंग्रेज लोग टेम्परेट क्लाइमेट जोन में रहते हैं, वहाँ 8-8 महीने तक बर्फ रहती है, इसलिए वो कोट पैंट पहनते हैं। और हम लोग जून की सड़ी गर्मी में कोट पैंट पहन के बारात में नाच रहे होते हैं, क्योंकि अब क्या करें भाई, अंग्रेज कोट पैंट पहनते हैं तो हमें भी कोट पैंट पहनना है। अंग्रेज लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत दूर दूर से सब्जियाँ आती हैं, तो उन्हें स्टोर करना मजबूरी होती है। लेकिन हमारे यहाँ तो हर 20-30 किलोमीटर पे गांव बसे हुए हैं, और वहाँ से रोज़ ताज़ी सब्जियाँ शहरों तक लाई जाती हैं, और रोज़ सब्जी मंडी में ताज़ी सब्जी मिलती है। लेकिन फिर भी हम पूरे महीने की शॉपिंग एक बार सुपर स्टोर से जाके और सब्जियों को पूरे महीने बैठ के सड़ाते हैं। यूरोपियंस एनिमल मीट खाते हैं क्योंकि क्या करें, उनके पास मजबूरी है। उनके यहाँ इतना फर्टाइल सॉइल नहीं है कि वो हमेशा वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकें। लेकिन हम सिर्फ अपनी ज़बान के गुलाम होके वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को ट्राई नहीं करते, और हम एनिमल मीट आउट ऑफ फैशन खाते हैं, अपने को वेस्टर्नाइज दिखाने के लिए, कूल दिखाने के लिए। हमारे यहाँ लस्सी, छाछ, दही, शिकंजी, जूस, इतने ढेर सारे शीतल पेय, ये कोल्ड ड्रिंक्स बनी हुई हैं। लेकिन हम ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं,
इनको आज कोल्ड ड्रिंक समझने लगे हैं और हम इनको पीते हैं। तो चलिए अब हम एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पे बात करते हैं। जो लोग डांस और सिंगिंग वाले वीडियोस देखते हैं वो कृपया करके इस वीडियो को मत देखिए। इस वीडियो को आगे अब वही लोग देखना जो अपनी ज़िंदगी को लेके, समाज को लेकर और इस देश को लेके सच में सीरियस है। तो ये कहानी शुरू होती है 1835 में। एक आदमी इंडिया में लैंड करता है 3 महीने तक ओशन की जर्नी करने के बाद। इस आदमी का नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकुले, या ब्रिटिशर्स इन्हें लॉर्ड मैकुले कहते थे। इनको ब्रिटेन से भेजा गया था इंडिया में कि ये यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूरा रिसर्च करेंगे और अपने व्यूज़ और अपने मिनट्स ड्राफ्ट करके गवर्नर जनरल को पेश करेंगे। अब ये व्यक्ति जो था लॉर्ड मैकुले, इसके विचार कितने नेक थे इसकी कही हुई एक लाइन से समझिए। अ सिंगल शेल्फ of a good European library is worth entire native literature of India and Arabia। मतलब ये आदमी इतना एरोगेंट था कि इसको ऐसा लगता था कि यूरोप में कोई एक सिंगल लाइब्रेरी भी अगर होगी ना तो उसकी वर्थ, जो वहाँ की किताबों की वर्थ है, वो इंडिया और पूरे अरेबियन नेशंस के सारे लिटरेचर को मिला दिया जाए तो भी मैच नहीं करेगी। ये कितना ज़्यादा इंग्लिश सुप्रीमेसी में बिलीव करता था और ये कितना रेसिस्ट आदमी था, इसके इस स्टेटमेंट से समझ में आता है। और इस आदमी ने जब इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम करना शुरू करी तो इसका एक ही मकसद था, जो इसके शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो वी वॉन्ट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु आर इंडियंस in blood and color but Europeans in taste, intellect, opinion and morals। यानी ये आदमी सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग करना चाहता था ताकि हम सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अंग्रेजों के गुलाम रहें और अंग्रेजी हुकूमत बनी रहे। और यहाँ से शुरू होता है इंडियंस को मानसिक रूप से सबजुगेट करने का, उन्हें कॉलोनियल स्लेव बनाने का सिलसिला। ये आदमी वाइट मैंस बर्डन की जो थ्योरी थी उसको बहुत अच्छे से इंडियंस के दिमाग में बसाता है। वाइट मैंस बर्डन थ्योरी के हिसाब से जो वाइट रेस के लोग हैं उन पे एक ये बर्डन है कि वो दूसरी रेस के लोगों को सिविलाइज करें, उन्हें मैनर्स सिखाएं, उन्हें इंटेलेक्ट डेवलप करें। अभी कुछ साल पहले जस्टिन बीबर और कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे जिनमें रिकॉर्ड तोड़ क्राउड था। वहीं पे जब कोई कथक या भरतनाट्यम का डांस होता है तो वहाँ पे हॉल्स खाली पड़े रहते हैं। यहाँ पे इस आदमी की जीत हुई थी। और ये मैं 1835 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में पूरे साल में सिर्फ 30,000 विजिटर्स होते हैं। अगर हम इसे पेरिस के लोवर आर्ट गैलरी से कंपेयर करें तो वहाँ पे सालाना 25 लाख विजिटर्स जाते हैं। अगर हम इसे लंदन की टैट आर्ट गैलरी से कंपेयर करें तो वहाँ पे सालाना 40 लाख विजिटर्स जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो प्रूफ होती है कि लॉर्ड मैकुले ने जो चाहा था वो उसने अचीव तो कर लिया, और इतना अच्छे से अचीव किया कि आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी हमारा जो एस्पिरेशन है वो वेस्टर्नाइजेशन का है, ना कि मॉडर्नाइजेशन का। अब देखिए, जो एंशंट इंडियंस थे ना वो बहुत ही एडवांस थे, बहुत ही एस्पिरेशनल थे, और आज मैं इन सब के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करूँगा कि किस तरीके से इन्होंने सिस्टमेटिकली हमें इंडियंस को मानसिक गुलामी की तरफ धकेला है। चलिए बात करते हैं अर्ली 1990s की। 1994 में यूनाइटेड नेशंस के पेटेंट ऑफिस में एक पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल होती है रिलेटेड टू हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ टर्मरिक। हल्दी किस तरीके से हीलिंग करती है बॉडी में, ये पेटेंट क्लेम कर रही है एक यूएस की कंपनी और यूएस के पेटेंट ऑफिस में। एंड सरप्राइजिंगली वो पेटेंट मिल भी जाता है, लेकिन फिर इंडिया उस पेटेंट को चैलेंज करता है और 1997 में उस पेटेंट को कैंसिल किया जाता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज भी कितने गांव में और आपकी मम्मियों ने, आपकी दादियों ने कितनी बार आपके चोट लगी होगी तो आपके चोट पे हल्दी लगाई होगी, या आपको हल्दी वाला दूध पिलाया जाता है। और हमारे यहाँ तो ये मजाक की भी बात होती है कि शादी की पहली रात दुल्हन जो हल्दी वाला दूध होता है वो दूल्हे को लेके जाती है।
ये सब चीज़ें ना हमारे एंशंट इंडिया का बहुत पुराना हिस्सा रही हैं और ये वेस्टर्न कंट्रीज आज पेटेंट के नाम पे इसको चोरी करना चाहती हैं। चलिए दूसरा केस बताता हूँ। 1994 में यूरोपियन पेटेंट ऑफिस नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स का पेटेंट ग्रांट कर देता है यूरोप की एक कंपनी को। अब नीम का यूज एक किसान कितना अच्छे से समझता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और उसी नीम को यूज करके आप सोच रहे हो कि मैं एक बायोपेस्टिसाइड बना दूंगा, उसका एक फैंसीफुल नाम रख दूंगा और पेटेंट ले लूंगा। लेकिन सरप्राइजिंगली वो पेटेंट ग्रांट हो जाता है। लेकिन जब इंडिया उसे चैलेंज करता है तब 2000 में उस पेटेंट को फिर से कैंसिल किया जाता है। एक भी बात गलत नहीं बता रहा हूँ, हवा में नहीं बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ना आप इस पर पूरा रिसर्च कर लेना। चलिए अब मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। बौधियान ने जो आज हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं उसको 800 बीसी में बता दिया था। पाइथागोरस यही चीज को 570 बीसी में बताता है। 1202 में इटालियन मैथमेटिशियन फेबोनाची नंबर्स प्रपोज करता है। ये नंबर्स का सीक्वेंस गोपाला ने 1135 में ऑलरेडी बताया हुआ था। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जीरो का आविष्कार ब्रह्मगुप्त ने 628 सदी में किया था। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल कैलकुलेट करी हुई थी, और आर्यभट्ट ने 476 से लेके 550 के बीच में हीलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ सोलर सिस्टम प्रपोज किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ गोल है, फ्लैट नहीं है, और अर्थ रोटेट भी करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी करती है। हमारे यहाँ साइंस 5000 साल पुरानी है। अगर आप आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स को पढ़ोगे और देखोगे, मैंने पर्सनली धोलावीरा और लोथल 2 जगह पे देखे हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय सिविलाइजेशन को ज्योमेट्री की कितनी अच्छी नॉलेज थी। मॉडर्न इंग्लिश ब्रिक बॉन्डिंग ये उस टेक्नोलॉजी और उस सदी से इंस्पायर्ड है जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ब्रिक्स बनाए थे और ज्योमेट्री का यूज करके वो अपने घरों को बनाते थे। मुझे सुश्रुत के बारे में बताते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि सुश्रुत उस सदी के सबसे बड़े सर्जन थे, और सुश्रुत आज के नहीं 800 ईसा पूर्व 800 बीसी में उन्होंने दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी दी थी। उन्होंने राइनोप्लास्टी डॉक्यूमेंट करी हुई है। 300 ऑपरेशंस और 121 सर्जिकल टूल्स उस समय में सुश्रुत के पास थे। सुश्रुत ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर्ब्स का यूज करते थे ताकि आपको सेप्सिस ना हो। कैटरेक्ट रिमूवल सुश्रुत ने उस समय इन्वेंट कर लिया था। लेकिन आज ये सभी इन्वेंशंस और ये सभी डिस्कवरीज क्या आप कहीं पे भी सुनते हैं? तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी है ना, ये आज की नहीं है, ये सदियों पहले की है, बहुत पुरानी है। अभी तो क्या है कि इंडिया वापस से अपने उस रिच हेरिटेज को रिक्लेम कर रहा है, इसलिए ये जो नीम को और जो हल्दी को पेटेंट कराने की ये दुस्साहस कर पाई थी कंपनीज, उसको आज इंडिया ने चैलेंज किया है। लेकिन उस जमाने में हमारे साइंटिस्ट ने और हमारे वैज्ञानिक ने जो जो आविष्कार किए थे वो इन लोगों ने चोरी करके आज अपने नाम पे कर लिए। और हम दुर्भाग्य से यही सोचते हैं कि ये जो भी आविष्कार, ये जो भी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की गई हैं वो इंडियंस ने नहीं करी हैं बल्कि यूरोपियंस ने करी हैं। और मैंने आपको ऐसे कई एग्जाम्पल अभी दिए। आचार्य कनड ने 600 बीसी में थ्योरी ऑफ एटम्स को जन्म दिया था। जिंक की स्मेल्टिंग न जाने कितने समय से इंडिया में चलती आ रही है। पहला सीमलेस सेलेस्टियल ग्लोब कश्मीर में बनाया गया था। इंडिया ने कभी किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया। इंडिया में कभी क्रूसेडर्स नहीं रहे हैं। तो आज वो जब स्वर्णिम काल आया है, जब हम अपने हेरिटेज को वापस से रिक्लेम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हंसते हैं कि अरे ये औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर क्यों रख दिया, या ये फैजाबाद का नाम अयोध्या क्यों रख दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों कर दिया, मुगल गार्डन्स को अमृत उद्यान क्यों कर दिया। देखिए, सवाल होता है ना अपने हेरिटेज को क्लेम करने का। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये कहो कि फिबोनाची ने वो नंबर सिस्टम दिया था, गोपाला ने नहीं दिया था, पाइथागोरस थ्योरम बौद्धियान ने नहीं दी थी। देखिए, ये जो सिलसिला है ना, इसको कहीं ना कहीं तो खत्म होना होगा ना। कितने सदियों से ये लोग हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी करते रहे हैं। आपने तो सिर्फ कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैंने इतने इनकी राज का पर्दाफाश किया है। ये इतने अव्वल दर्जे के चोर थे कि इन्होंने
चोरी तो करी, साथ में ये भी कहने का दुस्साहस जुटा लिया कि हमारे यहाँ की जितनी नॉलेज है, सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे अरेबियन वर्ल्ड की, वो इतनी इंफीरियर है कि यूरोप की एक छोटी सी लाइब्रेरी का शेल्फ भी उससे ज्यादा सुपीरियर होगा। और जिस आदमी ने ये बात कही थी वही चीजें आज हम सीख रहे हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये ग्रेटर कैलाश में या बैंड्रा में रहने वाली ये जो एलीट क्लास की लड़कियां हैं, ये भैया को भाया कहती हैं, भाया गोला है क्या? और उस पर गर्व महसूस करती हैं कि हमें बहुत अच्छी हिंदी नहीं आती है। ओ सॉरी भाया, मेरा हिंदी थोड़ा स्लो है। क्योंकि हिंदी तो एक इंफीरियर लैंग्वेज हो गई, और ये सच भी है कि अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमें सब जगह ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कोई गलत चीज भी नहीं है। लेकिन आज ना हम अपनी हेरिटेज को वापस रिक्लेम कर रहे हैं, इसलिए हर हिंदुस्तानी को आज गर्व होना चाहिए अपने पास्ट पे। और अगर हम अपनी किसी भी हेरिटेज को रिक्लेम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो 1200 साल गुलामी झेले बैठे हैं, हमने शारीरिक रूप से तो गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी हैं, लेकिन अब समय आ गया है 75 साल बाद जब हम मानसिक रूप से भी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ें। और जो विश्व गुरु दुनिया में पहले किसी समय में इंडिया था, उसे उसका राइटफुल प्लेस मिलना चाहिए। और इसीलिए जब भी कोई गार्डन, कोई शहर रीनेम होता है तो उस पर आपको गर्व महसूस होना चाहिए। जब भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी होती है, आपको ना उसको तुरंत फाइट आउट करना चाहिए। 2020 का मैं डेटा बताता हूँ, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 56,000 पेटेंट्स के लिए फाइल किया था। उसके अगेंस्ट में यूएस ने 6 लाख पेटेंट्स फाइल किए थे, जबकि चाइना ने 14 लाख पेटेंट्स फाइल किए हैं। अब आप समझिए कि हम आज भी कितना पीछे छूट रहे हैं, जबकि हमें कितना आगे जाना है। इसलिए फैजाबाद को अयोध्या, इलाहाबाद को प्रयाग, रॉस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, या फिर मुगल गार्डन्स को अमृत उद्यान अगर कहा जा रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी धरोहर को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं और हम अपनी लेगेसी को वापस से क्लेम कर रहे हैं। इस बात पे आपको एक हिंदुस्तानी होने के नाते गर्व होना चाहिए।